नैना बस स्टॉप पर खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। तभी तारा की गाड़ी वहां आकर रुकती है। नैना, चल गाड़ी में बैठ। नहीं तारा, तू जा, मेरी बस आती ही होगी। अरे पागल है क्या? मेरे होते हुए तू बस से क्यों जाएगी? हम दोनों को एक ही जगह जाना है, फिर इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? अब आजा। नैना तारा की गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों लड़कियां कॉलेज आ जाती हैं। दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया था। नैना रोज तारा को बस स्टॉप पर मिल जाती और तारा उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक साथ कॉलेज आती जाती। नैना का सीधा और सरल स्वभाव तारा को बहुत अच्छा लगा, लेकिन कॉलेज के दूसरे लड़के लड़कियों को तारा का नैना से दोस्ती रखना अच्छा नहीं लगता था। तारा के माता पिता को भी पता चलता है तो वो भी उसे नैना से बात करने के लिए मना करते हैं। तारा बेटी, नैना को अपनी गाड़ी में मत घुमाया करो। गरीब लोग हमारी दोस्ती के लायक नहीं होते हैं। लेकिन पापा, नैना में बुराई क्या है? सिर्फ यही कि वो गरीब है। नैना बेटी, ये गरीब लोग हम अमीरों से इसलिए दोस्ती करते हैं ताकि हमसे पैसे ऐंठ सके। माँ, नैना ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। सच कहो तो नैना गरीब जरूर है, लेकिन पूरे कॉलेज में उसके जैसी खुददार लड़की कोई नहीं। तारा कभी नैना को अपने घर लाती तो उसके माता पिता नैना को देखकर बुरा मुंह बना लेते थे। तारा, तुझे नहीं लगता कि तुझे मुझ जैसी गरीब लड़की से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? तेरे माता पिता, यहाँ तक कि कॉलेज के अमीर लड़के लड़कियां तुझे मुझसे बात करने के लिए मना करते हैं क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। नैना, अमीर गरीब क्या होता है ये सब मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस कॉलेज में तू मुझे सबसे अच्छी लगती है। अच्छा सुन, आज शाम को कॉलेज के बाद हम घूमने चलेंगे। घूमने? लेकिन कहाँ? वो मैं शाम को बताऊंगी। शाम को कॉलेज के बाद दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर घूमने जाती हैं। तारा की गाड़ी एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है। तारा, ये तू मुझे कहाँ ले आई? ये तो बहुत महंगा रेस्टोरेंट है। हाँ तो क्या हुआ? तू डर क्यों रही है? अंदर तो आ। तारा नैना को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आती है। नैना देखती है कि रेस्टोरेंट के अंदर तारा ने नैना के बर्थडे सेलिब्रेशन का इंतजाम किया था और कॉलेज के लड़के लड़कियां वहां उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। सभी ने एक साथ नैना को बर्थडे विश किया। तारा, ये सब क्या है? तूने मेरे लिए इतना खर्चा किया। नैना, आज तेरा बर्थडे है। तुझे क्या लगता है कि तू नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? ये सब मेरी तरफ से तेरे लिए छोटा सा तोहफा है। तारा नैना से केक कटवाती है और सभी को अपनी तरफ से पार्टी देती है। पार्टी में आए सभी लड़के लड़कियां नैना के लिए कुछ न कुछ उपहार लाए थे। दोनों सहेलियों की दोस्ती दिन पर दिन गहरी होती जा रही थी। तारा नैना को महंगे गिफ्ट दिया करती तो नैना तारा के लिए घर से कभी खीर तो कभी गाजर का हलवा बनाकर लाती। इसी तरह मुझे खिलाती रहेगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। कॉलेज के लड़के लड़कियां तारा को नैना से दूर रहने की सलाह देते, लेकिन तारा नैना से कभी दूर नहीं रहती। धीरे धीरे कॉलेज के दिन पूरे हो गए और दोनों सहेलियों की पढ़ाई खत्म हो गई। अब दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थी। तारा और नैना रोज तो नहीं मिल पाते थे, लेकिन दोनों फोन पर घंटों बातें करते। एक दिन तारा अपनी शादी का कार्ड लेकर नैना के घर आई। अरे तारा, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे लिए नाचने गाने और खुशियां मनाने का मौका लेकर आई हूँ। मतलब कोई पार्टी है क्या? पार्टी नहीं, मेरी शादी है। शादी कब है? अगले हफ्ते, और तुझे शादी में जरूर आना है। नैना उदास हो जाती है। क्या बात है नैना, तुझे मेरी शादी की कोई खुशी नहीं है? मैं तो समझती थी कि मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुश तू होगी। नहीं तारा, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूं। फिर क्या बात है? तू क्यों उदास है? तारा, मैं तेरी शादी में नहीं आ सकती। हाँ, तू मेरी शादी में क्यों नहीं आ सकती? देख तारा, तू अमीर है। तेरी शादी में बड़े बड़े अमीर लोग आएंगे। मैं गरीब हूँ। मेरे पास अमीरों की शादी में पहनकर जाने के लिए ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना गहने। मैं तेरी शादी में आऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। शायद मुझे कोई शादी में घुसने भी ना दे। कैसी बात करती है नैना? मेरे होते हुए तुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। चल मेरी गाड़ी में बैठ। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? तू चल तो सही। तारा नैना को अपने साथ शॉपिंग मॉल में लेकर जाती है। तारा, तू मुझे यहाँ क्यों लाई है? तुझे यहाँ इसलिए लाई हूं ताकि तू मेरी शादी में ना आने का कोई बहाना ना बना सके। तारा नैना को शॉपिंग मॉल में ले जाती है और उसे शादी में पहनने के लिए नए कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल और मेकअप का सामान दिलाती है। तारा, ये सब बहुत महंगे हैं। मेरी सहेली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये सब तू मेरी शादी में पहन कर आना। शॉपिंग कराने के बाद तारा नैना को उसके घर छोड़ देती है। नैना को भी तारा की शादी का बेसब्री से इंतजार था। तारा ने शॉपिंग तो करा दिया, लेकिन उसकी शादी में मुझे कोई महंगा उपहार लेकर जाना होगा।
नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। नैना अपनी माँ से कुछ पैसे मांगती है। नैना बेटी, महंगा उपहार खरीदने के लिए हमारे पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए। मेरे पास ये 500 रुपए पड़े हैं, तेरे बाबूजी ने दिए थे, मैंने उसमें से बचा कर रखे हैं। तू 500 रुपए से कोई उपहार खरीद ले। नैना मायूस हो जाती है, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो 500 रुपए लेकर एक फोटो फ्रेम खरीद लेती है। तारा को ये फोटो फ्रेम उपहार में दूंगी। शादी वाले दिन नैना ऑटो रिक्शा से तारा की शादी में पहुंचती है। तारा की शादी शहर के सबसे महंगे होटल से हो रही थी। शादी में सारे मेहमान अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे थे। ऐसे में जब नैना ऑटो रिक्शा से उतरती है तो होटल के बाहर खड़ा गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? शायद आप गलत जगह पर आ गई हैं। यहाँ शहर के सबसे अमीर कारोबारी की बेटी की शादी हो रही है। मुझे पता है तारा की शादी हो रही है ना। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि तारा मेरी सहेली है, उसी ने मुझे शादी में बुलाया है। ये देखिए शादी का कार्ड। ओह, दरअसल इस शादी में सभी अमीर लोग अपनी अपनी महंगी गाड़ियों से आ रहे हैं। ऑटो रिक्शा से यहाँ कोई नहीं आता। ठीक है, आप अंदर जा सकती हैं। नैना को गार्ड की हरकत बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है। अंदर तारा दुल्हन बनकर बैठी थी। अरे नैना, शादी में पहनने के लिए इतनी महंगी ड्रेस, ज्वेलरी और सैंडल, ये सब तुम्हारे पास कैसे आए? मुझे तो लगता है किसी से उधार मांग कर लाई है। लेकिन ये किससे उधार मांगेगी? इसके तो सारे दोस्त भी गरीब ही होंगे, एक तारा ही अमीर सहेली है इसका। हाँ, तो तारा को ही लूट लिया होगा। वैसे भी हर बार ये तारा से ही पैसे लूटती है, कभी बर्थडे के बहाने उससे खर्च करवाती है तो कभी किसी और बहाने से। इस बार तारा की शादी में पहनने के लिए उसी से खर्च करवाए होंगे। तभी तारा के माता पिता भी वहां आ जाते हैं और नैना को देखकर कहते हैं, तारा बेटी, अपनी सहेली को टैक्सी से आने के लिए भी पैसे दे देती। हमने तेरी शादी 5 स्टार होटल से इसलिए नहीं की कि कोई मेहमान ऑटो रिक्शा से आकर हमारी नाक कटवा दे। और थोड़ा अमीरों की तरह बात करना भी सिखा देती। शादी में सब नैना की बहुत बेइज्जती करते हैं। नैना की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। नैना जाने वाली थी कि तारा ने उसे रोका। नैना, कहाँ जा रही है? तारा, मुझे नहीं पता था कि अमीरों की शादी में गरीबों की बेइज्जती की जाती है। मुझे मत रोक, जाने दे। नहीं नैना, तू कहीं नहीं जाएगी। जाएंगे वो लोग जो तेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर तू चली गई तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। पापा, मम्मी और मेरी शादी में आए सभी लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि नैना वही लड़की है जिसने मुझे पहली बार बस स्टॉप पर गुंडों से बचाया था। उस दिन बस स्टॉप पर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तब कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया था, तब नैना ने मुझे उनसे बचाया था। इतना ही नहीं पापा मम्मी, आप दोनों अपने अपने काम में इतने बिजी होते थे कि आपको पता ही नहीं चलता था कि कब कब मेरी तबीयत बिगड़ी। जब भी मेरी तबीयत बिगड़ती, नैना ही मुझे लेकर डॉक्टर के पास जाती और मेरी सेवा करती थी। नैना पैसों से गरीब जरूर है, लेकिन दिल से अमीर है। इसके संस्कार ही इसकी धन दौलत है। तारा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी शर्मिंदा हो जाते हैं और नैना से माफी मांगते हैं, जिसके बाद नैना तारा की शादी में खूब एंजॉय करती है। जानकी ने अपने बड़े बेटे राजेश की शादी के लिए पूर्णिमा को पसंद किया था। पूर्णिमा बहुत सुंदर थी, लेकिन वो थोड़ी काली थी। इसीलिए पूर्णिमा ने सोचा, क्यों ना मैं गोरी होने की क्रीम इस्तेमाल कर लेती हूँ, कुछ ही दिनों में गोरी हो जाऊंगी। लेकिन क्रीम इस्तेमाल करके पूर्णिमा को लेने के देने पड़ गए। उसके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल आ गए और उसके चेहरे पर काले काले निशान पड़ गए। पूर्णिमा रोने लगी। यार, अब शादी कैसे करूंगी मैं? ये चेहरा कैसे दिखाऊंगी लोगों को? पूर्णिमा की माँ ने कहा, शादी में तो तुझे घूंघट ओढ़ कर रहना होगा, लेकिन उसके बाद क्या? ससुराल में सब लोग नए हैं, नई बहू को वो लोग क्या ऐसे देखेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा एक देवर है, वो मुझे देखकर क्या सोचेगा कि कितनी बदसूरत भाभी है। रिश्तेदार क्या सोचेंगे? लेकिन शादी तो करनी होगी बेटी, शादी कर ले, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। घूंघट ओढ़कर पूर्णिमा की शादी हो गई। पूर्णिमा ससुराल चली गई, लेकिन उसने घूंघट नहीं खोला। उसने घूंघट ओढ़कर ससुराल में पहला कदम रखा। उसके देवर राहुल ने कहा, यार भाभी, अब तो घर के अंदर आ गई हो, अब तो चेहरा दिखा दो, जरा मैं भी तो देखूं कि मेरी भाभी कैसी दिखती है। हाँ बहू, अब घूंघट ओढ़े रहने की कोई जरूरत नहीं है, घूंघट खोल दो। पूर्णिमा मुश्किल में पड़ गई। उसने कहा, नहीं माँ जी, मुझे शर्म आ रही है। वहां बुआ जी भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा, वाह वाह वाह, कितनी संस्कारी बहू है हमारी। वाह जानकी भाभी, बहुत अच्छी लड़की लाई हो। और नहीं तो क्या, मेरी पसंद कभी बुरी हो सकती है क्या? पूर्णिमा ने सोचा,
अब इन लोगों को कैसे समझाऊं कि मेरी दिक्कत क्या है। पूर्णिमा अपने कमरे में चली गई। तभी वहां राहुल आया। यार भाभी, मैं आपका इकलौता देवर हूँ, मेरे सामने क्या शर्माना, अब दिखा भी दो चेहरा। मुझसे कहा गया था कि मेरी भाभी बहुत सुंदर है। नहीं देवर जी, आपके भैया ने अभी तक मेरा चेहरा नहीं देखा, पहले उन्हें देख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है आपकी मर्जी, तो फिर कल पक्का देखूंगा। राहुल चला गया। पूर्णिमा ने सोचा, उफ, बाल बाल बच गई। रात को पूर्णिमा का कमरा और बिस्तर फूलों से सजाया गया। आज उसकी सुहाग रात है। सुहाग रात लड़कियों के लिए कितना स्पेशल होता है। आज मेरे पति घूंघट उठाकर मेरा चेहरा देखेंगे, लेकिन मेरा चेहरा देखकर वो डर ना जाए। नहीं नहीं, मैं मेरा चेहरा नहीं दिखाऊंगी। रात को राजीव कमरे के अंदर आया और कुंडी लगा दी। उसके बाद वो पूर्णिमा के पास आकर बैठा। पूर्णिमा, आज हमारी सुहाग रात है, अभी मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा और तुम्हारा चांद जैसा चेहरा देखूंगा। हाँ, पूरा ही चांद जैसा ही है। चांद पर भी दाग है और मेरे चेहरे पर भी। हे भगवान, मैं क्या करूं। राजीव ने घूंघट उठाने के लिए पूर्णिमा का घूंघट पकड़ा और तभी पूर्णिमा चिल्ला उठी, नहीं। नहीं नहीं का क्या मतलब है? मतलब आज नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे शर्म आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट। यार मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे क्या शर्माना। मुझे आ रही है तो अब मैं क्या करूँ। पूर्णिमा घूंघट ओढ़कर सो गई। राजीव भी सो गया, और क्या ही करता बेचारा। अगले दिन सुबह सुबह पूर्णिमा घूंघट ओढ़कर रसोई में खाना बनाने लगी। तभी वहां राहुल आ गया। भाभी, नाश्ता बना रही हो क्या? हाँ देवर जी, पूरी सब्जी बना रही हूँ। वाह, मुझे पूरी सब्जी बहुत पसंद है। भाभी, कल आपने बताया था कि आज चेहरा दिखाएंगे, दिखाइए ना। नहीं देवर जी, आज नहीं, कुछ दिनों बाद। आप टेबल पर जाकर बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। राहुल निराश होकर चला गया। कुछ ही देर में पूर्णिमा खाना लेकर टेबल पर गई, लेकिन घूंघट की वजह से वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। उसने जानकी के ऊपर सब्जी गिरा दी। अरे अरे, ये क्या कर दिया तुमने बहू। ओह सॉरी माँ जी, मैं ठीक से देख नहीं पाई। हमेशा घूंघट ओढ़कर रहोगी तो देखोगी कैसे। गलती हो गई बुआ जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ और सब्जी बनाकर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले अपना घूंघट उठाओ। नहीं माँ जी, मैं घूंघट नहीं उठा सकती, मुझे शर्म आ रही है। पूर्णिमा रसोई चली गई। बुआ ने कहा, बेचारी शर्मीली है। अच्छा है, गैर मर्दों के सामने शायद शर्मा रही है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। पूर्णिमा घूंघट ओढ़कर ही सारा काम करने लगी, लेकिन घूंघट की वजह से कभी वो दीवार से टकरा जाती थी तो कभी टेबल से। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। उसने अभी तक किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था, अपने पति को भी नहीं। एक दिन जानकी ने राजीव से कहा, बेटा शादी हो गई है, अब इस घर को एक बच्चा चाहिए। बच्चा? कैसे होगा बच्चा? क्यों, जैसे होता है। अरे यार, तेरी भाभी ने मुझे अभी तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया, बाकी कुछ क्या खाक होगा। क्या आपको भी भाभी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया? भैया, आपके साथ भी कैसी जुल्म हो रही है। उधर पूर्णिमा की माँ ने उसे कॉल किया। हेलो बेटी, चेहरे का दाग गायब हुआ कि नहीं? नहीं माँ, दाग बढ़ते जा रहे हैं, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू चिंता मत कर बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फोन रखकर पूर्णिमा कमरे से बाहर आ ही रही थी कि उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वो जोर से गिर पड़ी। आह! उसकी आवाज सुनकर सभी दौड़ कर आए। क्या हुआ बहू? गिर गई। मेरा पैर किसी चीज से टकरा गया। भाभी, घूंघट ओढ़कर रहोगी तो सामने की चीजें देखोगी कैसे? अरे अब तो खोल दो घूंघट। नहीं, मैं नहीं खोल सकती। पूर्णिमा उठकर वहां से चली गई। बुआ ने कहा, नहीं, ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, वरना कोई लड़की अपने पति को भी अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाएगी। क्या करूं ननद जी, अब आप ही बता दीजिए। बुआ ने बहुत सोचा और कहा, ठीक है, आज शाम को कुछ करते हैं, मेरे पास एक प्लान है। शाम हो गई और बुआ सबको लेकर सोफे पर बैठ गई। पास ही में उन्होंने एक हाई स्पीड स्टैंड फैन रख दिया और फिर उन्होंने पूर्णिमा को बुलाया। पूर्णिमा, अरे ओ पूर्णिमा, सुनती हो? पूर्णिमा घूंघट ओढ़कर वहां आई। हाँ जी बुआ जी। जरा पास आना। पूर्णिमा पास गई और बुआ जी ने अचानक से स्टैंड फैन चला दिया। पूर्णिमा का घूंघट हट गया और सभी ने उसका चेहरा देख लिया। अरे ये क्या हुआ? हाय, मैं बर्बाद हो गई, सबने मेरा चेहरा देख लिया। तो क्या हो गया पूर्णिमा, तुम इतनी सुंदर हो तो आखिर चेहरा दिखाने में कैसे शर्म? सुंदर, ये दाग दिख नहीं रहे आपको? लेकिन जब हम तुम्हें देखने गए थे तब ये दाग नहीं थे।
जी मैं थोड़ी काली हूँ, इसलिए सोचा था कि मैं गोरी होने की क्रीम इस्तेमाल करके गोरी हो जाऊंगी और उसके बाद ही मेरे चेहरे पर काले दाग हो गए। आप लोग नई बहू का ऐसा चेहरा देखकर क्या सोचेंगे, इसीलिए मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। ये सुनकर राहुल हंसने लगा। अच्छा तो ये बात है। भाभी ये सब कुछ नहीं होता है, हम पुराने जमाने के हैं क्या? हाँ पूर्णिमा, तुम ऐसे ही बहुत सुंदर हो और ये दाग तो डॉक्टर ठीक कर देंगे। बहू तुम भी ना फालतू का टेंशन लेती हो। हाँ पूर्णिमा, हम लोग वैसे नहीं हैं, तुम बहुत सुंदर हो। राजीव कल ही बहू को डॉक्टर के पास ले जाना, ठीक है? और ठीक है बुआ। और सुनो बहू, तुम्हें गोरी होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही बहुत सुंदर हो। पूर्णिमा खुशी के आंसू रो पड़ी। आप सब कितने अच्छे हैं, मैं क्या क्या सोच रही थी। आओ बहू, यहाँ बैठो हमारे साथ, आ जाओ। पूर्णिमा को सभी ने अपना लिया, वो बहुत खुश हुई। अगले दिन वो राजीव के साथ डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने दवाई से सब कुछ ठीक कर दिया। कुछ महीनों बाद पूर्णिमा की एक बेटी हुई और सब लोग खुशी से पागल हो गए। पूर्णिमा उस घर में हमेशा खुश रही।